रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का चैप्टर 6, जिसमें हम कल बात कर रहे थे विकास की अवस्थाओं के बारे में। और हमने बाल्यकाल की अवस्था के बारे में बात की थी, उसके बाद किशोर अवस्था की हम बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे परिपक्वता, जो कि 20 वर्ष के बाद आती है। ठीक है, परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी, यानी वो अवस्था जब आपको इस चीज की समझ हो जाती है कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है, बुरी है, आप अपने अधिकारों के बारे में जान जाते हैं। तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उस अवस्था को हम परिपक्वता कहते हैं, कि अब आपको हर एक चीज के बारे में क्या है, पहले से ही जानकारी है, पहले से ही आप क्या है, हर चीज को करने में सक्षम है, विचार करने में सक्षम है कि क्या आपके लिए अच्छा है, बुरा है। वो परिपक्वता होती है। और ये कब आती है? ये किशोर अवस्था के बाद आती है, कि जब आप किशोर अवस्था पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद ये अवस्था जो है आपकी शुरू होती है, और धीरे धीरे आप क्या होने लगते हैं? मैच्योर। एकदम से तो नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जो है आपको ऐसी चीजों का आभास होने लगता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, सामने वाला आपके हित में बोल रहा है या आपके विपरीत बोल रहा है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हमने विकास की प्रक्रियाओं को क्या कर लिया? विभाजित कर लिया। कि हम क्या करना चाहते हैं कि जब आप विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना चाहते हैं, और इस चीज को हम क्या बनाना चाहते हैं? सरल, कि हम आसानी से क्या कर सकें? विकास की स्तर को, ठीक है, विकास की दर को जान सकें, उसे समझ सकें, अपने जीवन में उसे जो है उपयोगी बना सकें। कि विकास का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जब आप एक अध्यापक बनेंगे, माता पिता होंगे, तब आप क्या कर पाएंगे कि अपने बच्चे के विकास को समझ पाएंगे, अपने छात्र के विकास को समझ पाएंगे, उसकी आवश्यकताओं को समझ पाएंगे, उसकी समस्याओं को समझ पाएंगे। तो हर स्तर पर जो परिवर्तन आपको अब पढ़ने को मिल रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा, समझने का अवसर मिलेगा। और उस आधार पर आप क्या कर पाएंगे? चीजों में अंतर कर पाएंगे, समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, अच्छे मेथड, अच्छी विधि का इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं? विकास की प्रक्रिया को पढ़ने के लिए उसको अलग अलग भागों में हमने बांट दिया। तो जन्म से लेकर गर्भ काल की जो स्थिति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक अवस्था बोलते हैं, एक चरण बोलते हैं, जिसमें हम उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उस विकास के बारे में पढ़ते हैं जो बच्चा जो विकास बच्चे का अपनी माता के गर्भ में हो रहा है, और जब तक उसका जन्म नहीं होता तब तक उसका जो विकास चलेगा उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। दूसरा जो विकास का स्तर है, हमारी शैशव अवस्था, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक हम मान के चलते हैं। ठीक है, कि 5 वर्ष तक जो है बच्चे को खेलने के लिए, विकसित होने के लिए, मानसिक विकास के लिए ऐसी गतिविधियों में हमें लीन रखना होता है जो उसे सिखाती रहे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टॉय एज भी कहते हैं, शिशु अवस्था कहते हैं, बाल्यकाल कहते हैं। 5 वर्ष तक बच्चा जो है वो खेलता है। ठीक है, फिर बाल्यकाल के बाद 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था, जब बच्चा जो है वो सीखता है। ठीक है, विद्यालय जाकर उसका सामाजिक विकास भी होने लगता है, धीरे धीरे लघु समाज में वो प्रवेश करता है, वो आत्म आत्म केंद्रित हो जाता है, केवल अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में विचार करता है। तो ये जो अवस्था होती है, ये इस प्रकार के विकास और परिवर्तन को दर्शाती है। फिर आती है हमारे पास किशोर अवस्था, जो 13 से लेकर 19 वर्ष की होती है, जिसमें आपको शारीरिक, मानसिक, संवेग के आधार पर बहुत सारे परिवर्तन किसी भी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। और ये अवस्थाएं हमें ये बताती हैं कि हमें किस एज में, किस एज ग्रुप में, किस अवस्था में बच्चे को कैसे क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, और ये सपोर्ट क्यों जरूरी है? सहयोग इसलिए जरूरी है, ठीक है, चाहे आप एक माता पिता के तौर पर देख रहे हैं, या फिर आप चाहे अध्यापक के आधार पर देख रहे हैं, या फिर आप समाज में एक व्यक्ति हैं। ठीक है, किसी के मित्र हो सकते हैं, ठीक है, किसी के जो भी सहयोगी आप हैं, आपके घर में जो भी छोटे भाई बहन जो भी है, उनका सहयोग करने के लिए भी ये जो अवस्थाएं हैं वो आपको क्या करती हैं? आसान बनाती हैं उनके जीवन स्तर को। तो उनको आसानी से समझ पाने में आपको ये सहयोग कर पाएंगी, उनकी समस्याओं को बारे में जानने का, उनके स्तर से सोचने का प्रयास। तो जैसे टीन एज के जो बच्चे होते हैं, उनके स्तर पर सोचने के लिए उनकी गतिविधियों को हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं, उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, उनको सकारात्मक चीजों की तरफ क्या करेंगे? हम सकारात्मक चीजों की तरफ प्रेरित करते हैं, ताकि वो नेगेटिविटी से दूर रहें। क्योंकि ये जो एज होती है, इसमें बहुत से बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों की तरफ कांटेक्ट में आ जाते हैं, नेगेटिव, नकारात्मक चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत तेजी से वो चीजें नहीं सीखते हैं। तो जब आपको पता है कि ये स्टेज ऐसी है, तो उस वक्त आप अपने विद्यार्थी पर, अपने भाई बहन जो भी है आपके घर में बच्चे हैं, उन पर फोकस कर पाएंगे, उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे, उनकी रुचियों को जान पाएंगे। ये भी बहुत आवश्यक है कि हम बच्चों की रुचि के बारे में जान पाए,
उसकी आवश्यकताओं के बारे में जान पाए। तो ये अवस्थाएं हमें क्या करती हैं, इसका अध्ययन करवाती हैं। आने वाली समस्याओं के बारे में भी हम बताते हैं कि किस एज में कैसी समस्याएं आपको बच्चों के साथ देखने को मिल सकती हैं, उनका समाधान हमें कैसे करना चाहिए, जो बच्चे के विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, विकास को अग्रसर लेकर जाएगा, उस दिशा में लेकर जाएगा जिस दिशा में होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, विकास की अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। और इस अध्ययन को सरल बनाने के लिए हमने क्या किया, इसे अलग अलग भागों में बांट दिया। फिर इन्हीं विकास की अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस अवस्था में आपको कैसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो जन्म पूर्व से, ठीक है, कि जन्म से पहले, तो करमाइकल व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं गर्भाधान के व्यवहार के ज्ञान मैंने मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पारस्परिक प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई माता जो है उसके गर्भ में जो बालक होता है, बच्चा होता है, उसका जो व्यवहार है वो मनोवैज्ञानिक समस्याओं के साथ क्या करता है, चीजों को जोड़ता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए कि वंश क्रम वातावरण के द्वारा वयस्क व्यक्ति के कारण मानसिक विकास के निर्धारण में सापेक्षिक परंपरागत प्रश्न उत्तर इस अध्ययन ने हमें प्रदान किए हैं। ठीक है, कि जब आप बात करते हैं जन्म से पूर्व किसकी, विकास की, ठीक है, तो इस विकास पर हमें क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। प्रभाव किस किस चीज का, एक तो प्रभाव मिलेगा आपको अपने वंश क्रम का। वंश क्रम का मतलब होता है कि आपके माता पिता, उनके अंदर जो गुण पाए गए हैं, या फिर जिस परिवार से, जिस समुदाय से आप संबंध रखते हैं, उनमें जो गुण पाए जाते हैं वो आपके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो उसके आधार पर भी आपके अंदर कोई विशेषता देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उस आधार पर आपके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गुण आपके अंदर विकसित हो सकते हैं। तो एक चीज आपको ये प्रभावित करती है आपके विकास को। दूसरा ये होता है कि आपका वातावरण, कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है, वो वातावरण भी क्या करेगा, आपके विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है, फिर तीसरी जो चीज होती है, व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति है, या फिर आपकी जो प्रेजेंट में जो भी वातावरण आपके सामने है, या जो चीजें आपके आसपास हैं, उसका प्रभाव भी व्यक्ति पर देखने को मिलता है। और ये सब क्या करते हैं, आपकी मानसिक और शारीरिक दोनों ही विकास पर क्या डालेंगी, प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो अनुभव आश्रित या फिर जन्म आश्रित प्रतिबोध, अनुभव मतलब आपने अनुभव के आधार पर देखा, जन्म, क्योंकि जन्म आपके आधार पर नहीं होता, वो अपने हिसाब से होता है। तो इसका जो प्रतिबोध है, इनमें भी क्या होता है, संघर्ष होता है। तो विकास कैसा, अनवर्त है, कभी रुकने वाला नहीं है, ये रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, व्यवहार पहले सामान्य होता है, फिर विशेष हो जाता है, पहले विशिष्ट है और बाद में सामान्य भी हो सकता है। तो मानव में सीखने के आधार पर उसकी प्रवृत्ति, यानी उसके नेचर में आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें आपको जो है अधिगम की प्रवृत्ति के आधार पर, सीखने की प्रकृति के आधार पर आप ये देखेंगे कि सभी में क्या है, अलग अलग तरह के व्यवहार यानी नेचर पाए जाते हैं। और सभी जितने भी हमारे जो ऐसी स्थितियां होती हैं जन्म से पूर्व से लेकर जो भी विकास की बातें होती है, उसमें व्यवहार के अध्ययन पे भी बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, व्यक्त की जा सकती है। मतलब आप किसी व्यक्ति के उस समय का व्यवहार क्या करें, नोट करें, और उस आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी के नेचर के बारे में जो है, उसके व्यवहार के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये अध्ययन हमें क्या करते हैं, कुछ बातों के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि जैसे कि जब आप क्या बात कर रहे हैं, जब आप अध्ययन कर रहे हैं जन्म से पूर्व विकास की, तो आप ये देखेंगे कि इसमें क्या होती है कि परिस्थितियां होती हैं। तो पहले दो जो माह होते हैं, मंथ होते हैं, उसमें आप जब विकास को देखना चाहते हैं या विकास का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप ये पाएंगे कि इस वक्त जो विकास है वो किस तरफ से हो रहा है, वो सिर से हेड टू टेल होता है, या फिर हेड टू टो है। ठीक है, कि सर से लेकर पांव तक का विकास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिर का आकार शरीर के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, कि जो सिर है वो आपको ज्यादा विकसित दिखाई देगा,
इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, या फिर वो अभी विकसित नहीं हुए, आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे हर मंथ में क्या होता है, अलग विकास आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो उस आधार पर जब आप इस स्थिति में विकास को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको ये जानने को मिलेगा कि ऐसी पहले 2 माह में बच्चे का केवल क्या होता है, सिर विकसित हुआ है, ठीक है, शरीर से आधे, शरीर जितना है उससे भी ज्यादा जो सिर है उसका विकास हो चुका होता है। जब आप 10वें मंथ की बात करते हैं तो इसमें सिर जो है वो कैसा है, 1/4 रह गया है, ठीक है, अब वो ज्यादा विकसित नहीं हो रहा है, और बाकी शरीर का जो भाग है उसका विकास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं, आप कहेंगे कि इसमें इस दौरान अगर आप क्या करते हैं, अध्ययन कर रहे हैं या देखते हैं विकास के चरण को, तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो क्या होते हैं, वो विकसित हो रहे हैं, उनको आप उनका विकास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर 14 सप्ताह के पश्चात भ्रूण की गति का अनुभव आपको होने लगता है, कि मतलब जो मूवमेंट्स हैं वो फील होते हैं उसकी माता को, ठीक है, कि उसकी जो मूवमेंट है उसे क्या कर सकती है, उसकी माता फील कर सकती है। तो ये मूवमेंट भी क्या दर्शाती है, उसके विकास को दर्शाती है, कि उसके शरीर का विकास सही प्रकार से चल रहा है। तो ये मूवमेंट जो है वो इस चीज को दर्शाती है। फिर 6 माह में भ्रूण की जो गति है वो और भी ज्यादा तीव्र आपको देखने को मिलती है, और भी ज्यादा जटिल जो है ये इसमें देखने को मिलते है। तो इस तरह आप ये देखेंगे कि हर स्टेज में अलग तरह का विकास जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो हम किसी भी जब आप गर्भ अवस्था की बात करते हैं तो उस अवस्था में आप ये देखेंगे कि इसको हम ट्राइमेस्टर में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, पहले 3 मंथ, ठीक है, फिर अगले जो 3 मंथ होते हैं, इस तरह से इसको ट्राइमेस्टर में तोड़ दिया जाता है। और उसमें आप कह सकते हैं कि जो अलग अलग मंथ है उसमें हम अलग अलग तरह की डेवलपमेंट का क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आप अलग अलग तरह के विकास को क्या कर पाएंगे, इसमें पढ़ पाएंगे, या फिर इसके बारे में जानकारी कर पाएंगे कि किस स्टेज में कौन सा विकास आपको देखने को मिलता है जो वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है, वृद्धि को दर्शाता है और विकास दोनों को दर्शाएगा, कि शारीरिक रूप से भी वो विकसित हो रहा है, मानसिक रूप से भी वो विकसित हो रहा है। तो ये उस चीज की जो है विकास की गति को जो है दर्शाएगा। दूसरी जो अवस्था होती है हमारे पास, शैशव अवस्था, ठीक है। तो शैशव अवस्था जिसे आप कहते हैं, पहले भी हमने पढ़ा था कि ये जो अवस्था है इसका अलग अलग काल जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कि अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर आप कह सकते हैं कि बच्चों के लिए हम 0 से लेकर 2 वर्ष आप रख सकते हैं, 3 वर्ष आप रख सकते हैं। आपको जो लगता है कि आपका अपना अध्ययन क्या कहता है कि किस तरह से आप इसको विभाजित करना चाहते हैं, तो उस आधार पर हम शिशु अवस्था को बांट सकते हैं अपने अध्ययन के लिए। तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो आयु है उसे शिशु काल में गिना जाता है, ठीक है। और ये कैसी होती है, ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे का जो शारीरिक परिवर्तन है शैशव काल में, बच्चे का शारीरिक परिवर्तन या फिर हम कहेंगे विकास जो है वो कैसा होता है, तीव्र गति में होता है, बहुत तेजी से होता है। तो आप देखेंगे कि 1 वर्ष में बच्चा बहुत ही जल्दी आपको बहुत बड़ा दिखने लगता है, ठीक है, कि 1 वर्ष पूरे होते होते वो बहुत सारी चीजें जो है सीख लेता है और विकसित होता है। तो आपको बहुत तेजी से उसके भार में, ठीक है, उसकी लंबाई में, उसके आकार में बहुत तेजी से आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो परिवर्तन है ये किसको दर्शाता है, कि वो सही से विकसित हो रहा है, उसका विकास सही दिशा में हो रहा है, ये चीज दर्शाता है। तो जन्म से के समय से बालक की जो लंबाई है 20 इंच तक बढ़ जाती है, और जो भार है वो 5 से लेकर 8 पौंड तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस आयु में बालक जो है पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित होता है। मतलब ये स्टेज ऐसी है जब आप किस पर, दूसरे व्यक्ति पर आधारित, मतलब दूसरे व्यक्ति के ऊपर आप क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं हर एक चीज के लिए, अपनी परवरिश के लिए, अपने विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर करते हैं कि वो आपके पोषण का, वो आपके प्राथमिक चिकित्सा का, ठीक है, वो आपकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। तो हर चीज के लिए क्या है, आप उन पर निर्भर हैं। और उनका ये जो केयर करना, उनका ये जो पोषण देने का जो तरीका है, माध्यम है, वो भी क्या करेगा, आपके विकास की दर को दर्शाता है,
ठीक है। तो ये चीजें क्या करती हैं, आपके विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है। तो 5 से 8 पाउंड वेट का आप कह सकते हैं कि ये कितना होता है, कि जिससे सामान्य किसी बच्चे का जब जन्म होता है उसका वेट आप ये कहेंगे कि 2.5 से 3 केजी तक हो सकता है, जो सामान्य स्तर पर है। इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसकी माता ने पोषण कैसा लिया है या कैसी उसकी हेल्थ रही है। तो इसमें आपको जो है तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है कि 1 वर्ष तक के बच्चे की जो भार में अगर आप बात करते हैं तो वो आपको कम और ज्यादा देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उसे पोषण किस प्रकार का दे रहे हो। ठीक है। तो ये आपको देख सकते हैं कि कोई बच्चा 8 केजी या 10 केजी तक भी पहुंच जाता है। डिपेंड करता है कि आप उसे पोषण कैसे दे रहे हो। उसमें हर एक चीज की मात्रा जो है पहले से ही निर्धारित होता है कि बच्चे को डेली इतना पोषण जो है हमें देना चाहिए। जैसे वो 6th मंथ का हो जाता है तो उसके बाद जब आप उसे अलग अलग तरह की चीजें धीरे धीरे देनी शुरू करते हैं जो भोजन के रूप में दी जाती हैं, उसका कि किस एज में बच्चे को कैसी चीजें खिलानी चाहिए, तो बच्चे का जो भार है वो 10 केजी तक भी पहुंच जाता है। 5 से 8 पाउंड नॉर्मल सामान्य है। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आपको विकास का स्तर देखने को मिलता है। फिर जब हम बात करते हैं किसकी, बाल्यावस्था की, जिसे हम कहते हैं चाइल्डहुड पीरियड, तो विद्वानों ने बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक माना है। और इस काल में बच्चे का शारीरिक विकास जो है वो धीरे हो जाता है और उसका बाकी जो विकास है वो तेजी से होता है। जैसे मानसिक विकास बहुत तेजी से होगा। शारीरिक विकास के साथ साथ उसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास है, संवेगात्मक विकास भी होता है। ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि शरीर का विकास रुक जाता है, वो हो रहा है। ठीक है। लेकिन वो कैसा होता है, उसकी गति आप कहेंगे कि धीमी हो जाती है। ठीक है। थोड़ी सी स्लो हो जाती है, धीमी गति से। लेकिन उसका जो मानसिक विकास है वो कैसे होता है, वो तेजी से होता है। ठीक है। तो कल हमने बात की थी कि आप देखते हैं जब हम किसी की बात करते हैं अनुपातिक विकास की हमने बात की थी, तो हमने देखा था कि अनुपात में हम देखते हैं कि जब किसी बच्चे की एज कितनी है, 8 वर्ष है, तो शारीरिक रूप से भले ही वो 8 वर्ष का है, लेकिन मानसिक रूप से उसके समझने की शक्ति शक्ति कितनी हो जाती है, 12 वर्ष तक के बच्चे की हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मानसिक विकास जो है तेजी से हो रहा है। और ये विकास तेजी से होने का एक कारण ये भी है कि आपके आसपास जो चीजें होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उनका प्रभाव क्या पड़ता है, अपने वातावरण का प्रभाव जो है उसका, वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो जो चीजें वो अपने आसपास देख रहा है वो उससे लगातार क्या कर रहा है, उस गति से सीख रहा है। ठीक है। और सीखने से जो है वो अपनी समाज के आधार पर, मतलब सामाजिक विकास जो है उसका तेज हो जाता है। सांस्कृतिक विकास की, वो आपको अलग अलग तरह की चीजें, त्योहार मनाते हुए जब वो देख रहा है, वो खुद उसमें क्या कर रहा है, भागीदारी ले रहा है। संवेगात्मक मतलब संवेगों के आधार पर भी वो चीजों को समझने लग जाता है। ठीक है। कि कहाँ पर उसे नियंत्रण करना है, कहाँ पर उसे किस तरह से व्यवहार करना है, ये थोड़ी बहुत चीजें उसकी जो मस्तिष्क में है वो आने लग जाती हैं। तो आप कहेंगे कि जो ये विकास है शरीर के साथ साथ, ये जो विकास है ये भी कैसे होते हैं, तेजी से होते हैं। तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे में शारीरिक विकास तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और संवेगात्मक विकास जो है वो भी धीरे धीरे जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। बच्चा जो है विद्यालय जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि 6 वर्ष का या 5 वर्ष का बच्चा जो है पहली क्लास में होता है और उस स्तर पर वो समाज और संस्कृति के बारे में जो है सीखना शुरू करता है, पढ़ना लिखना। इस स्तर पर आप कह सकते हैं कि हम बच्चों के अंदर 3R डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि उससे राइटिंग स्किल्स सिखाई जाते हैं, लिखना सिखाया जाएगा, रीडिंग स्किल्स उसके अंदर जो है सिखाए जाएंगे, स्पीकिंग स्किल्स उसे सिखाए जाएंगे। तो इन सभी चीजों को भी हम क्या करते हैं, विकसित करते हैं। अर्थमेटिक के बारे में उसे सिखाया जाएगा, यानी कि उसे लिखना पढ़ना और गिनती वगैरह गिनना ये सब सिखाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये उसके समाज में होने वाली गतिविधियों को विकसित करेगा, संस्कृति के प्रति उसे जागृत करेगा और उसके संवेगों को भी क्या करेगा, बढ़ावा देगा। फिर आती है हमारे पास किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा था कि किशोर अवस्था को, इसे हम क्या कहते हैं, टीन एज भी कहा जाता है। इसे यहाँ पर मिस प्रिंट है। ठीक है। तो ये जो एज है, आप ये देखेंगे किशोर अवस्था 13 से लेकर 19 वर्ष तक हम मानते हैं। और विद्वान ये मानते हैं कि टीन एज में विकास जो है वो बड़ा ही जटिल होता है। ठीक है। कि क्या होता है इस एज में,
विकास आपको बहुत ज्यादा मुश्किल रूप से दिखाई देगा। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? जटिल होती है, या फिर आप कह सकते हैं कठिन होती है, क्योंकि ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज में, इस चरण में आप कह सकते हैं कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों ही कैसे होते हैं? बड़ी तेजी से होते हैं। ठीक है, दोनों की ही गति कैसी होती है? तीव्र होती है, बहुत तेज गति से जो है ये विकास जो है हो रहा होता है। तो इसमें बहुत सारे परिवर्तन एक साथ देखने को मिलते हैं, और ऐसे स्तर पर ही क्या होता है, बच्चे के अंदर क्या होती है, कंफ्यूजन आती है। ठीक है, एक तो उस ये विकास उसके शरीर में जब हो रहे हैं, तो आप जैसे जिस भी देश में रहते हैं, भारत जैसे देशों में, आपको पता है कि हम बहुत ज्यादा डिस्कशन ऐसी चीजों पर नहीं करते हैं, ना आपके घरों में होता है, ना माता पिता इस चीज पर डिस्कस, ना ही बच्चों को इनसे अवगत कराया जाता, मतलब इसके बारे में बताया भी नहीं जाता है। तो वो पहले से ही क्या होते हैं, इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि जो भी गतिविधियां, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, उस परिवर्तन का आधार क्या है या उसके होने का कारण क्या है। तो वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर बड़े ही जो है कंफ्यूज रहते हैं। तो बाल विकास के लिए, बच्चे के विकास के लिए ये विभिन्न अवस्थाएं जो है हमने पढ़ी हैं, और इन अवस्थाओं में बच्चे का जो व्यक्तित्व है अनेक प्रकार से क्या होता है, प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में आप ये देखेंगे कि आपका जो स्वरूप है, आपका जो नेचर है, उसमें शारीरिक, मानसिक, संवेग के आधार पर, सामाजिक तत्वों के आधार पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण आपके जो विकास के रूप हैं उसमें शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेग के आधार पर, मतलब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए, समाज के आधार पर चीजों को समझ पाए, गति के साथ सीख पाए, भाषा आदि का विकास हो। ये सारे विकास जो है आपकी विकास यानी पूरी तरह से आपकी जो डेवलपमेंट है उसको दर्शाते हैं। किसी भी स्तर पर आपको जो है वो नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है कि इस विकास को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हर विकास को फोकस जो है यहाँ पर किया जाता है। तो ये हमारी विकास की अलग अलग अवस्थाएं थी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि विकास कैसे होता है, किस एज में आपको किस तरह का विकास देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में, और यहाँ पर हमें क्या दी हुई है, व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हमारे पास हैं जो हमें ये बताएंगे कि हम पर्सनैलिटी को किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, कैसे पर्सनैलिटी को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि व्यक्ति किसी भी एक कारक से नहीं बनता। ठीक है, कि व्यक्ति जो है, व्यक्तित्व यानी आपका जो व्यक्तित्व है वो किसी एक चीज से बना हुआ नहीं है, उस पर बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, अपना प्रभाव डालती हैं। सबसे पहली परिभाषा हमारे पास है किसके द्वारा, अल्पर्ट के द्वारा, जो क्या है, एक व्यक्ति है, एक मनोवैज्ञानिक है, जो ये कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदैहिक अवस्थाओं या व्यवस्थाओं का क्या है, संगठन है, जो वातावरण के साथ उन्होंने क्या किया है, समायोजन निर्धारित किया है। ठीक है, तो अल्पर्ट ये कहते हैं कि जब आप किसकी बात करते हैं, व्यक्तित्व की, यानी आप कह सकते हैं सामान्य शब्दों में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम व्यवहार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि आप किसी व्यक्ति के व्यवहार का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व को आप कैसे दर्शा सकते हैं, आपके मनोदैहिक। ठीक है, मनोदैहिक का मतलब क्या होता है, मन यानी कि आपके मन की स्थिति को दर्शाए, कि आप मन में क्या विचार करते हैं किसी भी चीज को लेकर। दैहिक यानी आपके शारीरिक स्थिति के बारे में जो हमें अवगत कराएं। ठीक है, तो आप अपने वातावरण में, ठीक है, आपके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी लोग हैं, उनके साथ आप किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये आपका व्यक्तित्व जो है वो दर्शाता है। ठीक है, कि वो ये दर्शाता है कि कोई भी चीज आपके साथ हो रही है, या कोई घटना, किसी व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हर एक चीज क्या दर्शाती है, आपके व्यवहार को दर्शाती है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। तो इस वातावरण के साथ आपने क्या किया है, समायोजन किया है। समायोजन मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप नहीं चाहते आपके जीवन में हो, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। तो परिस्थितियां या वातावरण क्या है, आपके विपरीत है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ अपना एक संतुलन बना रहे हैं, और उस संतुलन के साथ क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वातावरण के साथ एक सामान्य सा जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। और व्यक्तित्व आपको हमेशा ये सिखाता है कि आने वाली परिस्थितियों के साथ आपको कैसे संतुलन बनाना है। तो
ये आपकी मन और शरीर की दोनों की अवस्थाओं का क्या है, संगठन है। कि मन के रूप से मतलब मस्तिष्क में भी आपको चीजों को क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। और आपकी शरीर की स्थिति भी क्या करे, हर एक चीज को एक्सेप्ट करे। पर्यावरण को, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो भी आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है तो भी आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उस वातावरण के साथ क्या करना है, संतुलन बनाना है। ठीक है, तो हम अपने आधार पर क्या करते हैं, चीजों की व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, संतुलन कह रहे हैं। तो जो भी परिस्थितियां आपके सामने हैं उसके अनुसार जो भी चीजें आप क्या कर रहे हैं, चीजों को ठीक करने के लिए कर रहे हैं या वातावरण को बदलने के लिए कर रहे हैं, जो भी काम आप करते हैं वो यही दर्शाता है कि आपका व्यक्तित्व क्या है, कैसा है। दूसरे हमारे पास परिभाषा है जो किसके द्वारा, वैलेंटीन के द्वारा दी हुई है। और वैलेंटीन ये कहते हैं कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार की या व्यक्तित्व की बात करते हैं तो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है, ये योग है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जन्म से क्या है, आपके अंदर कुछ गुण विद्यमान है और वो गुण आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिस परिवार से, जिस समुदाय से आप संबंध रखते हैं उस परिवार से आपको क्या है, कुछ गुणों की प्राप्ति होती है। कुछ चीजें आपके अंदर पहले से ही क्या होती हैं जिनको हमने क्या कर लिया, विकसित कर लिया। लेकिन कुछ चीजें हमने क्या करी हैं, बाहर से अर्जित करी हैं। कुछ चीजें हमने बाहर से क्या कर ली, सीख ली। और इन दोनों के समायोजन को, इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो क्या बनता है, व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। तीसरी परिभाषा है हमारे पास मार्टन प्रिंस के द्वारा दी हुई। मार्टन प्रिंस ये कहते हैं व्यक्तित्व, व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त जन्मजात संस्थाओं, आवेगों, प्रवृत्तियों और झुकावों का क्या है, मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों के द्वारा अर्जित किए संस्कारों एवं प्रवृत्तियों का क्या है, एक योग है। ठीक है, कि जब आप किसकी बात करते हैं, व्यक्तित्व की, तो मार्टन प्रिंस ये कहते हैं कि जन्म से जो गुण आपके पास हैं, ठीक है, आपके अंदर जो भी आवेग है, आवेग का मतलब होता है कि जो भी आपके अंदर क्या है, भाव है। ठीक है, जैसे क्रोध हर व्यक्ति के अंदर होता है। ठीक है, खुशी आपके मन में होती है, दुख आपके मन में होता है चीजों को लेकर। ठीक है, कुछ लोग शांत होते हैं, कुछ लोग अलग अलग। तो आपकी जो भी प्रवृत्ति है, जैसा भी आपका नेचर है, उस नेचर के साथ जो भी आपने क्या किया है, अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार, मतलब जो चीजें आपके पास पहले से हैं और उनके साथ जो चीजें आपने क्या करी, सीख ली। अर्जित संस्कार मतलब कि सीख ली क्योंकि आपको आवश्यकता थी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी रुचि थी इसलिए आपने सीखी, या फिर समाज के लिए सीखी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि समाज का हिस्सा है वो। ठीक है, तो जैसे संस्कृति है, संस्कृति में बहुत सारी चीजें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी समाज का एक हिस्सा है। उस वातावरण में आप रह रहे हैं तो आपको उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो उन व्यवहारों को आपने क्या कर लिया, आपने अंदर शामिल कर लिया। और इन सब चीजों का योग, जब आप इन सब चीजों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो हर एक चीज का प्रभाव आप ओवरऑल कह सकते हैं जो क्या करता है, व्यक्तित्व को दर्शाता है। अगली परिभाषा है हमारे पास बोरिंग के द्वारा। बोरिंग ये कहते हैं कि व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं, व्यक्तित्व अपने वातावरण के साथ अपूर्व और स्थायी समायोजन है। ठीक है, कि जो भी आसपास में आपके क्या है, एनवायरनमेंट है, और इससे पहले जो भी चीजें आपके साथ थी, ठीक है, उसके साथ आपने क्या कर लिया, एक परमानेंट चेंज आप ले आए। ठीक है, ऐसे वातावरण के अनुसार एक ऐसा स्थायी परिवर्तन आपने एक्सेप्ट कर लिया जो उस वातावरण के लिए क्या है, उपयुक्त है, जो आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नया सिखाएगा। तो उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, उसी को हम व्यक्तित्व कहते हैं। अगली परिभाषा है हमारे पास किसके द्वारा, मन के द्वारा। मन ये कहते हैं कि व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीके, रुचि, दृष्टिकोण, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन क्या है, व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, तो इसमें मन ये कहते हैं कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व योग है किसका, आपकी शारीरिक और मानसिक प्रवृत्ति का,
प्रवृत्ति मतलब नेचर का, ठीक है। तो आपका जो शारीरिक आधार पर आप कह देंगे कि आपके शरीर की जो संरचना है, व्यक्ति के गठन का मतलब क्या होता है, शारीरिक संरचना, कि आप कैसे दिखते हैं, ठीक है, कि आपके जो शरीर की बनावट है वो कैसी है, वो संरचना को दर्शाती है, ठीक है। तो वो भी आपके व्यक्तित्व को बताता है। दूसरा ये है कि आपके व्यवहार के तरीके, ठीक है, व्यवहार का तरीका, कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, ठीक है। आपकी रुचि किस चीज में है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, क्या चीजें आपको करना अच्छा लगता है, ये भी आपके व्यवहार को दर्शाता है, ठीक है। किसी काम को करने की आपकी क्या है, क्षमता। तो शारीरिक स्तर पर भी क्या है, क्षमताएं बहुत मायने रखती हैं, कि अगर आप अच्छे स्वस्थ व्यक्ति हैं तो हो सकता है आप किसी काम को लंबे समय तक कर सकें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई है, कुछ व्यक्ति 2 ही घंटे पढ़ाई कर पाते हैं, कुछ 4 घंटे, 5 घंटे, 6 6 घंटे पढ़ लेते हैं, तो वो क्या है, उनकी अपनी क्षमता है, ठीक है। या फिर हमने क्या कर लिया, अपनी इस क्षमता को क्या किया, विकसित किया, कि धीरे धीरे हमने अपने अंदर इस हैबिट को क्या किया, डेवलप किया है, कि आज मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, कल मैं 10 मिनट और ज्यादा पढ़ूंगा, अगले दिन मैं और 10 मिनट ज्यादा पढ़ूंगा। तो धीरे धीरे मेरी एक ही चीज के ऊपर कंसंट्रेशन करने का, फोकस करने का जो तरीका है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप शारीरिक व्यायाम भी कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन है, जो आपको कंसंट्रेशन करवाने में हेल्प करता है, कि आप मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान लगाने से क्या होता है, कि आपका जो कंसंट्रेशन है, मानसिक शांति आपको मिलती है। तो ऐसे तरीकों के द्वारा हमने क्या किया है, उसको विकसित कर लिया। और सबसे विशिष्ट संगठन, कि ये जितने भी तरीके हम अपना रहे हैं, इन सभी चीजों का योग जो है वो क्या करेगा, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करेगा, ठीक है, व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। तो इसी को मन के अनुसार, इसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व की संज्ञा देते हैं। अगली परिभाषा है हमारे पास किसके द्वारा, बिजेंस और बिजेंस के द्वारा, जो ये कहते हैं कि व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर जो हैबिट्स होती हैं, आपका जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण होता है किसी भी चीज को देखकर उसके प्रति जो भी विचार आपके अंदर आते हैं, ठीक है, वो आपके व्यक्तित्व को ही दर्शाते हैं। लक्षण, किसी भी संगठन के प्रति जो लक्षण है, प्राणी शास्त्रीय जो बातें होती हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित जो बातें हैं, सामाजिक चीजें, सांस्कृतिक कारक जो हैं, संयुक्त कार्य से जो भी चीजें उत्पन्न हुई हैं, ठीक है, वो सारी क्या है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि जब हम किसी व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कि व्यक्तित्व क्या है, आपकी जन्मजात प्रवृत्तियों और आपने जो चीजें अर्जित की हैं, ठीक है। तो अर्जित करने का मतलब क्या होता है, कि आपने बाहर से सीखा। तो आपकी बहुत सारी डेली हैबिट्स हैं, जैसे आप डेली बात करते हैं, ठीक है, ये आप पहले से ही नहीं करते थे, ये आपने क्या किया, धीरे धीरे आपके अंदर इस हैबिट को क्या किया गया है, विकसित किया गया है, आपको इसके गुणों के बारे में बताया गया, दोष के बारे में बताया गया, और धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी चीजों को विकसित कर लिया गया। आप परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, ये हैबिट आपके अंदर पहले से ही नहीं थी, आपने इसको क्या किया है, विकसित किया है। तो आपके माता पिता का, आपके अध्यापकों का सहयोग इसमें हो सकता है, आपके परिवार का सहयोग हो सकता है, कि उन्होंने धीरे धीरे आपको ऐसे कार्यों में लगाया है जिससे कि आपकी ऐसे कार्य करने की प्रवृत्ति बन गई। तो ये क्या होती है, ये हैबिट हमने अपने अंदर डेवलप की है, और अब हम इसका क्या कर रहे हैं, निरंतर पालन कर रहे हैं, ठीक है। दृष्टिकोण मतलब किसी भी चीज को आपने देखा या किसी बात को आपने सुना, तो उसके प्रति आपकी जो विचारधारा है, आपके जो सोचने का तरीका है, वो भी क्या करता है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आपने देखा कुछ लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, कुछ लोग हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी क्या है, आपकी व्यक्तित्व को दर्शाती है, कि वातावरण के आधार पर भी क्या है, आपकी सोच क्या हुई है, विकसित हुई है। तो हो सकता है कि एनवायरनमेंट ऐसा था, या आपके सामने चीजें ही इस प्रकार से प्रस्तुत की गई, जिससे आपका जो व्यवहार है वो कैसा बन गया, नेगेटिव बन गया, या चीजें ऐसी हुई, वातावरण ऐसे था कि आपने अपनी सोच को ऐसा बना लिया। तो ये विचारधारा भी क्या करती है, आपके व्यवहार को दर्शाती है। फिर लक्षणों का संगठन, कि आपने जो भी चीजें अपने आसपास से सीखी हैं, ठीक है, और प्राणी के आधार पर, लोग के आधार पर भी आपके कुछ व्यवहार बनते हैं। जैसे कि आप जब भी कुछ करते हैं, कार्य करते हैं, जो भी लोगों से आप मिलते हैं, उनके साथ आपके अपने अनुभव हो सकते हैं, और वो अनुभव कैसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और वो अनुभव कैसे होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो उस आधार पर भी आप क्या कर पाते हैं, अपनी एक विचारधारा का निर्माण कर पाते हैं, कि लोग ऐसे होते हैं,
वो भी क्या करते हैं, आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती है, एक संगठन के रूप में आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं, ओवरऑल आपके व्यक्तित्व पर अपना प्रभाव डालती है, जिससे क्या है, एक व्यक्तित्व का आपके अंदर एक व्यवहार का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, व्यक्तित्व को दर्शाता है। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी क्या होता है। तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो आपने देखा है कि व्यक्तित्व का जो अध्ययन है वो केवल किसके माध्यम से संभव है, वो केवल मनोविज्ञान के आधार पर। और मनोविज्ञान के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मनोविज्ञान के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसके व्यक्तित्व की कुछ जो गुण हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि मनोविज्ञानी कहता है कि व्यक्तित्व का अध्ययन कैसा है, एक अपरिहार्य अंग है। मतलब ये एक ऐसा काम है जिसे आप पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। हम व्यक्तित्व की कुछ ही चीजों को क्या कर पाते हैं, जान पाते हैं। ठीक है, या फिर उनका किसी कुछ ही चीजों का हम अध्ययन कर पाते हैं, पूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि कभी भी किसी चीज को पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए या पूर्ण रूप से उसको मापने के लिए उसका शून्य होना जो है वो क्या है, अगर आप किसी चीज को मापना चाहते हैं तो उसका शून्य होना अनिवार्य है। लेकिन जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो कभी भी कैसा नहीं होता, शून्य नहीं होता। मतलब जब जन्म होता है आपका, तब भी आपके अंदर दो भाव तो जरूर होते हैं, जिसमें एक खुशी का होता है, जैसे बच्चे को रोना भी आता है, उसे जो है वो प्रसन्न होना भी आता है, वो खुश भी हो जाता है देखकर आपको। ठीक है, तो वो दो भाव उसके अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ऐसा भाग है जिसे आप अलग नहीं कर सकते मनोविज्ञान से। तो सच तो ये है कि मानव का व्यक्तित्व कभी भी एक नहीं होता। ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर दो व्यक्तित्व जरूर होते हैं। अनेक कारकों से हम इसे बनाते हैं, अनेक चीजों का प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। तो व्यक्ति के संबंध में जो सिद्धांत आपको देखने को मिलते हैं, ये सिद्धांत संक्षेप में हमारे पास प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, तो पहला जो सिद्धांत होता है हमारे पास कौन सा होता है, व्यक्तित्व के सिद्धांतों की जब आप बात करते हो तो इसमें हमारे पास एक सिद्धांत होता है, कौन सा, मनोविश्लेषणात्मक, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक गुण कह सकते हैं आप इसे, या फिर हम इसे सिद्धांत भी कह सकते हैं, जो हमें व्यक्तित्व के बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये कहता है कि इस मत के इस मतलब ये जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था। और उनके अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण इड, ईगो और सुपर ईगो के माध्यम से होता है। ठीक है, कि ये कहते हैं कि व्यक्तित्व का जब निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण, तो इस निर्माण पर किसका प्रभाव पड़ता है, आपके अहंकार का, या फिर परम अहंकार का, या फिर आपके इड का। इन तीनों का प्रभाव पड़ता है और ये क्या बनाते हैं, आपके व्यवहार को जटिल बनाते हैं, मुश्किल बना देते हैं। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं कि इड का मतलब क्या है, कि इड का मतलब होता है ईगो, अहम का मतलब होता है अहंकार, और सुपर ईगो का मतलब होता है परम अहंकार। तो नैतिक मन के संदर्भ में प्रयोग होने वाली इड जो है वो क्या दर्शाती है, इड चेतना को दर्शाता है। जो ईगो है वो हमारे गतिशील, इड अचेतन को दर्शाता है, ईगो चेतन मन को दर्शाता है। ठीक है, तो इन दोनों की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मतलब उनके अंदर जो भी विचारधाराएं हमारे पास हैं, वो हमारी किन इच्छाओं को दर्शाता है, वो इच्छाएं जो कैसी हैं, जो हमारे मन में मौजूद है लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं है। तो ये शीघ्र तृप्ति चाहती हैं। जैसे ईड के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि जो ईड है वो ईड क्या करता है, वो आपको तुरंत सेटिस्फैक्शन देता है। हम इस बारे में डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत।
वो आपको ये बताता है कि जो ईगो है वो चेतना, इच्छा शक्ति, बुद्धि और तर्क पर निर्भर करता है। ठीक है, कि जब हम ईगो की बात करते हैं तो ईगो ये दर्शाता है कि आप किसी भी चीज के लिए आपकी इच्छा, ठीक है, चेतना मतलब आप उसके बारे में कितना विचार करते हैं, ठीक है, फिर ये आपकी बुद्धि और तर्क कि आपको उसे प्राप्त करना जरूरी है या नहीं है, या फिर आप केवल उसे अपने अहंकार के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। तो बुद्धि, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इड में हमने पहले बात की थी कि ये सुख तत्व की प्राप्ति के लिए होता है, और ये बहुत ज्यादा हमें बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, बच्चों में ये ज्यादा पाया जाता है। तो ये इस चीज को दर्शाता है। फिर सुपर ईगो, जो आपने देखा है कि आदर्शों से निर्मित होता है, आदर्शों का बना हुआ होता है, कि इसमें हम समाज के आदर्शों की बात करते हैं कि समाज के आधार पर सुपर ईगो आपको ये कहता है कि कुछ नैतिक मूल्य हमने क्यों सीखे हैं, क्योंकि वो समाज का क्या है, आधार है, समाज में रहने के लिए जरूरी है। तो नैतिक मूल्यों का जो भी आप पालन करते हैं, ठीक है, कि वो आपको ये बताते हैं कि आप निंदा के पात्र बन सकते हैं। मतलब आपकी क्या होगी, आपकी हर जगह पर बातें होंगी। तो बहुत सारे कार्य हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो क्या है, गलत है। वो हमें कौन सिखाता है, वो हमें सुपर ईगो सिखाता है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह की चेतना को क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है, सही गलत के आपके पक्ष को ये क्या करता है, दर्शाता है। तो समाज का जो आधार है, ये उसके बारे में हमें समझाता है कि समाज के आधार पर कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हमें सीखना है और उनका पालन हमें करना होता है। तो फ्राइड ने ईगो तथा सुपर ईगो के विषय में कहा है कि ईगो इड का वह भाग है जो बाहरी संसार के अनुमान और संभावना से क्या होता है, परिष्कृत होता है, और उसका कालांतर में उसका प्रभाव जो है आपको भविष्य में देखने को मिलता है। जो प्राणी उद्दीपन करने और उसके इर्द गिर्द जमी परत के अंश के रूप में क्या होता है, व्याप्त होता है। इस सुपर ईगो के विषय में उन्होंने कहा है कि सुपर ईगो वह पक्ष है जो आत्मा निरीक्षण की प्रक्रिया को क्या बनाता है, संभव बनाता है, जिससे सामान्य रूप से हमारे अंदर चेतना जो है उत्पन्न होती है। इस प्रकार मानव के व्यक्तित्व का निर्माण जो है इन्हीं तत्वों से होता है। ठीक है, कि आपके जो व्यक्तित्व है वो इड, ईगो और सुपर ईगो से मिलकर बना होता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या होते हैं, कुछ तत्व होते हैं कि व्यक्तित्व में एक सिद्धांत होते हैं आपके पास, क्या कि रचना, रचना की आपकी शारीरिक रचना के आधार की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस मत के प्रतिपादक, मतलब ये जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है, ये सिद्धांत, ये हमारा दूसरा सिद्धांत है। ठीक है, पहले हमने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा व्यक्तित्व का, अब हम पढ़ रहे रचना का सिद्धांत, जो किसके द्वारा दिया गया है, शेल्डन के द्वारा दिया गया है। शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्राथमिक आधार बनाए हैं, बताए हैं। मतलब उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 चीजों से प्रभावित होता है। पहला किससे, गोल आकृति, मतलब अगर किसी व्यक्ति का शरीर, यहाँ पे किसकी रचना की बात हो रही है ना, तो ये रचना किसकी है, ये शरीर की रचना के आधार पर, शरीर की रचना किसी के शरीर की बनावट जो है के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का नेचर या बिहेवियर कैसा होगा। तो ये उन्होंने अपने आधार पर क्या बनाए हैं, कुछ सिद्धांत बनाया है। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, कैसे, जिनकी आकृति गोल होती है, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व में मनुष्य कैसा दिखेगा, उसकी गर्दन गोल होगी, मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं, बहुत ज्यादा आपको उसमें फैट देखने को मिलता है, और आदि गुणों से जो है वो युक्त व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है अलग ही तरह से प्रकट होता है। ठीक है, तो ये आकृति के आधार पर, मतलब आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को देख कर ये बता रहे हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। ठीक है, तो उसके शरीर के बनावट के आधार पर जो है इन्होंने ये बात कही है। दूसरा आते हैं आयत के आधार पर। आयत मतलब जिसकी बॉडी का शेप जो है वो आयत, रेक्टेंगल आकार का हो, आयताकार। ठीक है, क्या होनी चाहिए, शरीर की बनावट। तो आपने देखा अलग अलग शेप की बॉडी होती है, किसी की पियर शेप होती है, किसी की ओवल शेप होती है, तो उसी शेप के आधार पर यहाँ पर
बात की जा रही है। तो जिसमें शेल्डन ने कहती कि आकृति आयत के आधार पर इस प्रकार के व्यक्तित्व में इनकी जो हड्डियां होती हैं या मांसपेशियां होती हैं, उनका जो विकास होता है वो कैसा होता है, परिलक्षित होता है। पहले से हमें उसको उसका जो विकास है वो कैसा ऐसा दिखता है कि उसका विकास अभी हो रहा है। ठीक है, हमेशा ऐसा लगेगा कि विकास क्या है, अभी पूरा नहीं हुआ है, विकास अभी हो रहा है। क्योंकि आयत आपने देखा है बहुत ज्यादा बॉडी ऐसी होगी कि बहुत पतली आपको नजर आएगी, मतलब व्यक्ति कैसा है, लंबा बहुत है, ठीक है, आयत आकार का है, तो ऐसा आपको उसकी बॉडी का कुछ शेप नजर आएगा। तो आयत में हमेशा हमें लगता है कि ये अभी और विकसित होगा। तो ऐसा शरीर के आकार का आपको लगता है कि व्यक्ति जो है वो कैसा होगा, अभी और विकास इसका होना बाकी है, या अभी और विकसित ये व्यक्ति होगा, या विकास पूरा नहीं हुआ है, ऐसा हमें हमेशा उसको देखकर लगता है। तीसरी जो आकृति होती है जिसे हम कहते हैं लंबा आकृति, ठीक है, लंबा यानी लंबाई के आधार पर जब आप इस सिद्धांत को देख रहे हैं, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें केंद्रीय स्नायु संस्थान में मांसपेशियां तंतु विकसित होती हैं, और इस मत के अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों के विकास को तन्माण का आधार माना जाता है। मतलब कि उनका जो स्नायु है, ठीक है, मतलब उनका जो केंद्र होता है वो आप कह सकते हैं मस्तिष्क से शुरू होता है, ठीक है, और उनकी मांसपेशियों की जो तंतु तंतु मतलब होता है कि मांसपेशियों में रेशे होते हैं, तो उसमें वो उसके आधार पर क्या हो रही है, विकसित हो रही हैं। और इस सिद्धांत के आधार पर आप कहेंगे कि शरीर के विभिन्न जो अंग होते हैं उनमें व्यक्ति के तन का जो निर्माण है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि उसके शरीर का विकास कैसा होगा, वैसा ही वो व्यक्तित्व का बिहेवियर होगा। तीसरा सिद्धांत है हमारे पास प्रतिकारक प्रणाली। प्रतिकारक प्रणाली में इस ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा, आरबी कैटल के द्वारा दिया गया है। व्यक्तित्व के विषय में इनका व्यक्तित्व ये कहता है कि वह किसी विशेष परिस्थिति में जो कार्य, मतलब कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में जो भी कार्य कर रहा है उसका प्रतिरूप वो क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई परिस्थिति आ जाए और आपके व्यवहार को क्या किया जाए, नोटिस किया जाए, ठीक है, तो उस आधार पर हम कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर कैटन ने अनेक कारकों से युक्त अनेक चरित्र की सुंदरता अर्थात भावात्मक एकता और सामाजिक कल्पनाशीलता, अभिप्रेरक उत्सुकता, लापरवाही आदि प्रतिकारक को भी चरित्र का निर्माण माना है। मतलब वो ये कहते हैं कि चरित्र के निर्माण में अन्य जो कारक हैं वो कारक भी क्या डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, ठीक है, भावना के आधार पर वो जो है वो अच्छे व्यक्ति हैं, भावनात्मक मतलब उनके अंदर दया प्रेम ये सब हो, समाज के आधार पर कल्पना शक्ति उनकी अच्छी विकसित है, अभिप्रेरक दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं, खुद भी प्रेरणा लेते हैं, उत्सुक है चीजों को सीखने के लिए हमेशा। तो ऐसा जो प्रतिकारक प्रणाली में आप कहेंगे जो व्यक्तित्व है वो कैसा होता है, प्रतिकारक, मतलब ये एक प्रतीक के समान है, प्रतीक मतलब एक चिन्ह के समान है, जिसका हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व हर व्यक्ति का होना चाहिए। तो ये प्रतिकारक प्रणाली के रूप में आपको देखने को मिलता है, इसे हम प्रतिकारक सिद्धांत कहते हैं। अगला सिद्धांत हमें दिया हुआ है आल्पर्ट के अनुसार। जो आल्पर्ट ये कहते हैं कि ये सिद्धांत गोल्डन डब्ल्यू आल्पर्ट ने दिया है, और ये कहते हैं कि व्यक्तित्व के संबंध में जो भी सिद्धांत हम दे रहे हैं वो किस आधार पर है, वंश क्रम, यानी आपके माता पिता से मिले हुए गुणों के आधार पर, आपके वातावरण के आधार पर, व्यक्ति भेद के आधार पर कि हर व्यक्ति का बिहेवियर दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, उस आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत की रचना की है। तो अल्फ्रेड ने वंश क्रम के द्वारा निर्धारित व्यक्ति के मिश्रण के प्रति विचारने, स्वभाव सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों के प्रति न्याय करने पर बल दिया है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जैसे हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ रहा है, आपके वंश क्रम का पड़ रहा है, माता पिता से मिले हुए गुणों का पड़ रहा है। ठीक है, फिर आपके वातावरण का पड़ रहा है, वातावरण के बाद आपकी अपनी व्यक्तिगत, किसी भी व्यक्ति की अपनी जो सोच है विचारधारा है उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इन तीनों का जो मिश्रण है वो क्या करेगा, आपका स्वभाव कैसा होगा वो दर्शाएगा, समाज में आप कैसे रहते हैं वो दर्शाएगा,
मनोवैज्ञानिक कारणों का क्या करेगा, कारण बनेगा, कि आपके मन की या फिर आपके सोचने की जो क्षमता है उस पर ये क्या करते हैं, जोर देते हैं। तो व्यक्ति की नवीनता को मान्यता देने पर ये क्या करते हैं, बल देते हैं कि नई चीजों को हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। अनेक संप्रदाय और व्यक्तियों में विद्यमान व्यक्तित्व को निर्धारित करने की प्रवृत्ति, इसे कहा गया है विशेषताओं और वातावरण के प्रति समायोजन। इस जो है व्यक्तित्व को दर्शाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति जो है वो अपने धर्म के आधार पर, अपनी मूल प्रवृत्तियों के आधार पर जो भी परिवर्तन अपने अंदर लेकर आ रहा है वो उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। और ये व्यक्तित्व उसको समाज के साथ क्या सिखाएगा, समायोजन करना सिखाएगा, समाज के साथ संतुलन बनाना सिखाएगा। अगला सिद्धांत है हमारे पास मुर्रे के द्वारा। मुर्रे भी क्या है, एक व्यक्ति हैं और ये कहते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है, H.A. मुर्रे। और इन्होंने व्यक्तित्व के संदर्भ में क्या है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्तित्व कार्यात्मक रूप से एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब एक ऐसा कार्य है जो लगातार चलता रहता है, जो संगठित प्रक्रिया के रूप में जन्म से मृत्यु तक बाहर मुखी होकर, मतलब बाहर से हम क्या करते हैं, चीजों को सीख रहे हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। और इस मत के कार्यों से, इस चीज से जितनी भी चीजों का परिवर्तन आपको देखने को मिलता है वो ऋणात्मक यानी पॉजिटिव भी, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब जो भी चीजें आप सीख रहे हैं बाहरी वातावरण से, उसका प्रभाव आपके ऊपर पॉजिटिव अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव यानी कि बुरा भी हो सकता है। तो इस अभिविनेश को, ये जो आपने क्या किया, चीजों को सीखा यानी आप उसमें निवेश कर रहे हैं, जो संबंध आपने समाज के साथ स्थापित किए हैं, जो भी मतभेद विरोध है आपके लोगों के साथ, तो उसके अंदर सक्रियता आने वाली जो चीजें होती हैं उसी को हम व्यक्तित्व का निर्माण बनाते हैं, उसी के द्वारा व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं उन कार्यों को करने से निरंतर लगातार जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उसके संबंध में जो भी आपके किसी चीज को लेकर विचार हैं, वो विचार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। और वो कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है, विचार हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये गतिशीलता क्या दिखलाती है, सक्रियता को दर्शाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व निर्माण कहते हैं, कि ये सब चीजें मिलकर क्या करेंगे, आपके व्यक्तित्व के निर्माण को दर्शाती हैं। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत थे हमारे अलग अलग, जो हमें ये बताते हैं कि पर्सनैलिटी को हम कैसे जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ओवरऑल आप ऐसा कह सकते हैं कि जो चीजें अभी तक आपने सीखी हैं उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा होगा, ठीक है। और जो चीजें आपने क्या करी हैं, अपनी विकसित की हैं, कि आपके अंदर पहले से क्वालिटी थी, आपने उसको और विकसित कर लिया, उन दोनों का योग जो है वो आपके व्यवहार को दर्शाता है। तो जो व्यवहार आप अलग अलग लोगों के साथ करते हैं वो आपकी इन सब प्रवृत्तियों का क्या है, एक योग है, एक कलेक्शन आप कह सकते हैं कि आपके व्यवहार का। और ये व्यवहार कैसे बनता है, जैसे किसी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, उसका व्यवहार जैसा भी होगा उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा, तो उससे हमेशा आपको कुछ सीखने को मिला और आपने उसे क्या कर लिया, अर्जित कर लिया। तो आप भी कभी क्या करते हैं कि वैसे ही बिहेवियर, वैसे ही व्यवहार करने लग जाते हैं, तो ये व्यवहार को दर्शाता है व्यक्तित्व।